हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेफिनेशंस, उसके बाद हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर स्पेशल एंगल्स, उसके कुछ स्पेशल डेफिनेशन, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल के किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू कैसे निकालना ये हमने सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। If we consider if theta is any positive angle or angle with positive measure, then minus theta is said to be negative angle. माइनस थीटा को नेगेटिव होने के लिए थीटा को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर थीटा पॉजिटिव नहीं है तो माइनस थीटा ये नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। यानी थीटा जो एंगल है इट इज फॉर्म्ड विथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द इनिशियल आर्म। सपोज O is the initial arm of the angle and it is rotated, ठीक है, in anti-clockwise direction, then this angle formed is with the positive measure, suppose it is theta. मैंने यहाँ पे इसकी टर्मिनल आर्म OB ली, एंगल AOB जो है वो पॉजिटिव मेजर का है। अब मैं उतना ही रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेने के बाद ये एंगल बन जाएगा, सपोज इट इज B डैश, तो एंगल AOB डैश its measure is considered to be minus theta। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें चाहिए होती है एनी पॉइंट ऑन द टर्मिनल आर्म। अगर मैंने एक पॉइंट P x, y ऑन टर्मिनल आर्म ऑफ OB लिया, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल पे एक पॉइंट P लिया जिसका ओरिजिन के से डिस्टेंस है r। P के कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड its distance from origin is r। From this we can define all the trigonometric functions for angle theta। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं x एक्सिस पर और उसको आगे एक्सटेंड करता हूं। एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर और उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद क्या हुआ, इसको एक्सटेंड करने के बाद यहां पे एक पॉइंट मिला जिसे हम कहेंगे P डैश। सपोज दिस इज पॉइंट P डैश। तो P डैश का अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अगर P के कोऑर्डिनेट x, y है तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, minus y, x, minus y, because x is the same, means distance of both points from x axis and y axis is same, but in fourth quadrant x coordinate is always positive and y coordinate is negative। यानी p और p डैश का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा लेकिन चेंज होगा सिर्फ y कोऑर्डिनेट में। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि P डैश इज नथिंग बट इमेज ऑफ पॉइंट P इन x एक्सिस, x एक्सिस में उसकी इमेज है। अब एंगल थीटा का मेजर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें अगर P पॉइंट x, y है तो यहां पर भी P डैश जो होगा तो x, माइनस y ही होगा, यानी x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा।
चाहे वो निगेटिव हो, लेकिन चेंज होगा सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स में, y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। जब एंगल थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और एंगल थीटा का मेजर पॉजिटिव मेजर ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा वाला जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी हर वक्त इस P और P' के कोऑर्डिनेट्स में यही चेंज होगा कि उनका x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, विथ अपोजिट साइन होगा, और दोनों पॉइंट P और P' ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पे होंगे, RA डिस्टेंस पे। तो अब यूजिंग दिस, if you try to find value of sin theta and sin of minus theta, जैसे sin theta लिया तो क्या आएगा, sin थीटा होता है इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन r यानी y बाय r होगा, और अगर sin ऑफ माइनस थीटा निकाला, माइनस थीटा के लिए ये एंगल है, इसकी टर्मिनल आर्म ये है, तो इसके लिए हमें इसका y कोऑर्डिनेट है माइनस y अपॉन r, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है sin ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस sin थीटा। sin of minus theta is minus sin theta। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्या है, sin माइनस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू ये माइनस sin 30 के बराबर है, यानी sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, तो sin ऑफ माइनस 30 ये माइनस 1/2। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है आपको। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू और साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री की वैल्यू, इनमें साइन का डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस होगा। यानी अगर थीटा थीटा आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। यहां पे थीटा और माइनस थीटा दे आर अपोजिट एंगल्स, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, ठीक है, तो उनमें रिलेशन बताता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साइन ऑफ निगेटिव एंगल आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आने वाली है, ऐसा नहीं है। अगर हम साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो ये रहती है -1/2, तो साइन ऑफ -200 डिग्री क्या होगा, 210 डिग्री क्या होगा। अब ये कैसे आते हैं आप निकाल सकते हो, आपने कल सीखा भी है कि साइन ऑफ 210 की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल के आप चेक कर सकते हो। साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू -1/2 है, तो साइन ऑफ -210 डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली 1/2 आएगी। समझ में आ रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि साइन ऑफ माइनस एंगल है तो उसकी वैल्यू माइनस आनी चाहिए, नहीं, वो प्लस भी आ सकती है। फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा कुछ भी हो, अगर थीटा पॉजिटिव है तो माइनस थीटा निगेटिव है, तो इन दोनों के साइन रेशियो में ये रिलेशन कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा। समझ आ रहा है आपको, ओके, डेफिनेटली। सेकेंड, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू x बाय आर आएगा। देखो कॉस थीटा, थीटा एंगल ये है, इसकी टर्मिनल आर्म का पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x अपॉन r, और अगर हम कॉस निकालते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये भी आएगा x बाय आर, बिकॉज दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका भी x कोऑर्डिनेट x है, इसका भी डिस्टेंस r है, तो कॉस ऑफ थीटा भी x बाय आर आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा भी x बाय आर आएगा, तो क्या होगा, देयरफॉर cos of minus theta is definitely equal to cos theta. Cos of minus theta is definitely cos theta. यानी cos of theta की वैल्यू और cos of minus theta की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब cos 30 की जो वैल्यू है वही cos of minus 30 की वैल्यू है। कोई बच्चे ऐसा याद रखते हैं कि cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ना, ऐसा नहीं है। कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, कॉस तो हमने सीखा है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव है, यानी थीटा की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो कॉस रेशियो की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आने वाली है।
कॉस ये पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। लेकिन थीटा जो भी है और माइनस थीटा जो भी है, थीटा अगर 120 डिग्री है तो ये माइनस 120 डिग्री आएगा, लेकिन cos 120 की वैल्यू और cos ऑफ माइनस 120 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। 120 डिग्री एंगल है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी दोनों की वैल्यू नेगेटिव आने वाली। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको फॉर्मूला का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, tan थीटा रहता है y बाय एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे ही tan ऑफ माइनस थीटा अगर निकालेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा, तो ये आएगा माइनस y बाय एक्स। tan थीटा क्या होता है? y बाय एक्स, और माइनस थीटा के लिए आएगा माइनस y बाय एक्स। यानी ये दोनों के वैल्यूज में अगर देखें तो tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, यानी these are with opposite sign like the sign of theta। वैसे ही सिमिलरली हम आगे के फॉर्मूले याद रखते हैं। फोर्थ वन, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, sec of minus theta is always equal to sec theta, and cosec minus theta is cosec of minus theta is minus cosec theta। यानी याद रखना, ये जो 6 रेशियोज है इसमें, या 6 फंक्शंस है इसमें, cos और sec के लिए cos of minus theta is cos theta as well as sec of minus theta is sec theta. For all other it becomes negative, means sin of minus theta is minus sin theta। ठीक है। इसमें एक बात बहुत जरूरी है, मैं रिपीट बोल रहा हूं कि इनके वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। कभी ऐसा याद नहीं रखना कि cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। cos थीटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन cos थीटा की वैल्यू और cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा सेम होगी। और साइन के लिए या cot के लिए या tan के लिए और cosec के लिए देखते हैं तो sin थीटा की वैल्यू और sin ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू अपोजिट साइन की होती है। अगर sin थीटा नेगेटिव है तो sin ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा, अगर sin थीटा पॉजिटिव है तो sin ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको एक बार फिर से ठीक तरह से नोट कर लीजिए, आपके नोटबुक पे आप इसको लिख के निकालिए, फिर आगे के कंसेप्ट के लिए जाते हैं। चलो इसके बाद सीखते हैं डोमेन, रेंज, पीरियड एंड ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये 4 चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब पहले ये 3 वर्ड्स हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डोमेन, रेंज और पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या किसी भी फंक्शन का डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होता है। अब डोमेन यानी क्या? जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी x के हर एक वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिलती है। तो डोमेन किसे कहेंगे? जो x के वैल्यूज है उनको हम डोमेन कहने वाले हैं। यानी x के कौन कौन से वैल्यूज के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट होती है, उस सभी वैल्यूज का सेट, x के वैल्यूज का सेट, उसको कहेंगे हम डोमेन। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई भी एंगल थीटा जब लेते हैं, फिर थीटा का मेजर कुछ भी होगा, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है, एनी। उसके लिए हम उसकी डेफिनेशन डिसाइड करते हैं फ्रॉम x, y और ये डिस्टेंस, तो हम साइन थीटा डिफाइन करते हैं y अपॉन r।
अब अगर y अपॉन r के बारे में हम सोचते हैं तो ये y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यानी जितना पॉइंट आप दूर लोगे तो y की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, जितना भी पॉइंट x एक्सिस से दूर जाएगा तो y की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, जितना भी पॉइंट ये जो टर्मिनल आर्म का पॉइंट है x एक्सिस के नजदीक आएगी तो y की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यानी y की वैल्यू छोटी बड़ी, ये अगर इधर है तो y पॉजिटिव रहेगा हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नीचे सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y की वैल्यू नेगेटिव, यानी इस y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। r के बारे में अगर सोचते हैं तो r हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होता, r जीरो कभी नहीं होता, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। और डिस्टेंस ये हमेशा पॉइंट टर्मिनल आर्म का पॉइंट है तो हम वर्टेक्स नहीं ले सकते, वर्टेक्स छोड़ के कोई भी अगर पॉइंट लिया तो वो कभी जीरो नहीं होगा। यानी r की वैल्यू हमारी कभी जीरो नहीं होगी, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। y चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक चीज अगर देखेंगे तो यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये चीज होती है y, जिसे मॉड ऑफ y भी कहा जाता है। यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो y है, और r, अब ये जो ट्रायंगल बना है यहां पे, इस पे अगर देखा जाए तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और r क्या डिसाइड कर रहा है, r है डिस्टेंस, यानी ये है हाइपोटेन्यूस। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अगर मैं ऐसे लेता हूं कि ये एंगल रोटेट होके यहां पर आया y एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, जिसके कोऑर्डिनेट 0, y बन जाएंगे, और ये डिस्टेंस आएगा r, तो इसे हम y भी कह सकते हैं। यानी ये पर्टिकुलर पोजीशन पे r की वैल्यू और y की वैल्यू सेम भी हो सकती है जब टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज ऑन y एक्सिस। एंगल का टर्मिनल आर्म अगर y एक्सिस पे गया तो r एंड y ये इक्वल भी हो सकते हैं। यानी यहां पे एक रिलेशन हमें मिलता है कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y। यानी इस y बाय r के बारे में क्या कहेंगे कि y बाय r is always said to be greater than or equal to mod of 1। अब ये mod 1 क्या होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं, इट इज लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ y अपॉन r। यानी हम कहते हैं कि साइन थीटा जो है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 1, यानी -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसमें सीखा क्या है हमने कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये y बाय r डज नॉट एग्जिस्ट, कभी नहीं होता। यानी थीटा जो एंगल है इसके लिए हमें साइन फंक्शन अगर निकालना है तो उसके लिए उसे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि y बाय r ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्टेबल है, क्योंकि r की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो हम इसमें डोमेन जो लेंगे यानी थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो कुछ भी ले सकते हैं, यानी इसे कहेंगे डोमेन ऑफ साइन थीटा। डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन x जो है, यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तब साइन x की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, क्योंकि r की वैल्यू एक तो y के बराबर होती है या तो r y से बड़ा होता है। यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है, कम है, लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा आंसर आएगा हमेशा।
यानी इसे कहेंगे रेंज, जो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, sin x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो रेंज क्या आ गई, -1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू sin x, दैट इज आल्सो सेड टू बी y, यानी इसको हम इस दो प्रकार से लिख सकते हैं। दिस इज सेड टू बी रेंज ऑफ साइन फंक्शन, कि sin x की वैल्यू, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा आता है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन व्हाट इज थीटा, तो हम इसके लिए कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कभी हो नहीं सकता। sin थीटा की वैल्यू 4/3 ऐसे कभी नहीं हो सकती, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1 है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए या साइन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यानी इसका डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज इसकी हो गई -1 to 1, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है हमेशा -1 to 1 के बीच में ही रहेगी। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं दो चीजें देखने के लिए, ग्राफ और पीरियड। अब ये पीरियड क्या होता है, किसी भी फंक्शन का हम अगर ग्राफ निकाल रहे हैं तो आफ्टर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद अगर y के वैल्यूज फिर से वही वही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, after some interval if the value of y is repeated again and again in the same manner, x की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ इंटरवल के बाद y के वैल्यूज फिर से उसी तरह से आना शुरू हो गए, तो हम इसे कहेंगे दैट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। और वो जो इंटरवल है, कितने इंटरवल के बाद वो वैल्यूज रिपीट हो रही है, दैट इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो जैसे हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो y इज इक्वल टू sin x लिखा है, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस निकालते हैं इसका ग्राफ निकालने के लिए। आपको ये समझना है, ये डिटेल में आप ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखने वाले हो, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता, उनके लिए समझना ये जरूरी है। x की वैल्यू हम यहां पर लेंगे x एक्सिस पर, और y की वैल्यूज हम यहां लेंगे y एक्सिस पर। अब x एक्सिस और y एक्सिस का ये जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है ओरिजिन। अब x के वैल्यूज यानी एंगल, क्योंकि साइन ऑफ क्या होता है, एंगल, x यानी एंगल है, तो एंगल यहां पर लेंगे। एंगल का मेजर पहला 0 लिया हमने यहां पे, ये यहां पर मैं π/2 लेता हूं यानी 90 डिग्री, या यहां पे 180 डिग्री यानी पाई लेता हूं, यहां पर 3π/2, मैंने जो स्केल ली है यहां पर x एक्सिस पर वो π/2 वाली स्केल ली है, 2π। वैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये -π/2 यानी -90 डिग्री वाला एंगल, यानी एंगल का रोटेशन जब क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव एंगल भी हो सकता है, तो ये -π, ये -3π/2, -2π एंड सो ऑन। ऐसे एंगल हम कहां तक भी निकाल सकते हैं, उधर भी कहां तक भी जाएंगे। और y की वैल्यू जैसे हमने देखा यहां पर कि इसकी जो रेंज होती है y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, तो उससे ज्यादा नहीं होती, तो मैं यहां पे 1 लेता हूं, 1 2, तो इधर तो नहीं जाएगी वैल्यू, बस हो गया इतना, ये आएगा -1 -2 एंड सो। ठीक है, तो अपना जो ग्राफ है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। ग्राफ अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पे लाइंस निकालता हूं, यानी ग्राफ पेपर फॉर्म करता हूं।
जैसे हमने एक टेबल निकालना था टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यानी है sin x, यानी हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं अभी। यानी x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 0 यहां पर रखते हैं तो साइन 0 क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो आपका पहला पॉइंट जो है पॉइंट, ये पहला पॉइंट 0,0 का बन जाएगा, ये भी निकाल। अगर x की वैल्यू हम π/6 लेते हैं यानी 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 यानी 0.5, तो ये 0,0.5 ऐसा दूसरा पॉइंट बनेगा। यानी ये पॉइंट प्लॉट करके हमें उसका ग्राफ कैसा आता है देखना है। अगर x की वैल्यू हम π/2 लेते हैं यानी 90 डिग्री, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये π/6, 0.5 ये आएगा π/2, 1। जैसे आगे जाते हैं हम 180 डिग्री के लिए, तो 180 डिग्री के लिए ये 0 होता है, यानी π, 0 ये आगे पॉइंट आएगा। इसके आगे जाते हैं 3π/2, तो साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो ये 3π/2 -1। इस वैल्यूज के लिए आपको एक तो टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, या आप मैंने जो सिखाया है उस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो y एक्सिस या y sin x का ग्राफ निकालने के लिए यूज होंगे। तो मैं एक एक पॉइंट प्लॉट करता हूं और इसके ग्राफ का नेचर बताता हूं कि sin x के ग्राफ का नेचर क्या होता है। तो देखो बच्चों, पहला 0,0 वाला पॉइंट यहां पे होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, यानी 0 से लेके π/2 तक इसके वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, 0 से लेके 1 तक y की वैल्यू। यानी ये 30 डिग्री के लिए ये 1/2 है, यहां पे पॉइंट आएगा, और 90 डिग्री के लिए 0 है। फिर उसके बाद 180 डिग्री के लिए ये 0 है, और 3π/2 के लिए ये -1 है। 2π के लिए जाते हैं तो ये फिर से 0 हो जाएगा। यानी sin x का जो ग्राफ है ये ऐसा 0 से लेके π/2 तक ये इंक्रीज होते रहेगा। उसके आगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये डिक्रीज होते जाते हैं वैल्यूज, ये डिक्रीज होते जाएगा, फिर यहां डिक्रीज यहां तक आएगा, फिर आगे इंक्रीज होगा, फिर आगे ऐसा जाएगा। यानी sin x का जो ग्राफ है वो हमेशा आपको इस तरह के वैल्यूज देते रहेगा। आप ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ग्राफ उसकी पोजीशन कैसे दे रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x जो ओरिजिन में से पास होता है, और इसका जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है sin x का, ये आपको फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज आने वाला है कि y की वैल्यू अगर sin x है तो y की वैल्यू कैसे हो रही है। यानी y sin x का ये ग्राफ है, ये याद रखना है। अगर हम इसको अच्छे से नोट करें तो 0 से लेके 2π तक इस ग्राफ का वेरिएशन देखो, और उसके बाद इसके वैल्यूज फिर से रिपीट वैसे ही आना शुरू हो गए। देखो जैसे -2π से लेके 0 तक और 0 से लेके 2π तक, ये जो पोजीशन है ये यहां ऐसे जाके यहां रुक गया, फिर ऐसा जाके यहां रुक। यानी ये 2π का जो पीरियड है इसमें साइन के वैल्यूज फिर से रिपीट होने लगे हैं, इसलिए पीरियड ऑफ द फंक्शन sin x, इसका जो पीरियड है वो 2π का कहा जाता है। पीरियड ऑफ फंक्शन, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। डोमेन फॉर फंक्शन sin x इज x बिलोंग्स टू r, रेंज फॉर फंक्शन sin x इज -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसे ऐसा भी लिखा जाता है y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये नोटेशन है अलग से। y बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। और इसका पीरियड होता है 2π, और नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ sin x इज लाइक दिस। ये ग्राफ आपको निकालना है, ग्राफ निकालने के लिए ऐसे पॉइंट निकाल के हम ये ग्राफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं
बाकी जो 6 फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कैसे हैं मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। अब देखिए सेकेंड जो फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x, जैसे हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है y बाय आर होता है और cos थीटा जो होता है वो x बाय आर होता है। x और y दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज में जब पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कहां पर भी हो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, यानी जो y के लिए रिस्ट्रिक्शंस है वही x के लिए है और r तो दोनों जगह सेम है, यानी x और y और r का जो रिलेशन है सेम रिलेशन x और r का होता है, यानी mod x हमेशा mod of x is always less than r, यानी mod of x by r is always less than 1, यानी cos थीटा की जो वैल्यू है ये always less than or equal to 1 होगी, तो ये less than or equal to mod of 1 आएगा। यानी सेम वैसे ही जैसे sin थीटा के लिए sin x के लिए y is equal to sin x के लिए डोमेन x belongs to r था, cos के लिए भी डोमेन वही रहेगा x belongs to r, यानी sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू हमेशा एग्जिस्टेबल होती है, उसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड ऐसा कभी भी नहीं आएगा। वैसे ही रेंज भी cos और sin की सेम होगी, जैसे r की वैल्यू y से कभी छोटी नहीं होती वैसे ही x से भी कभी छोटी नहीं होती, यानी इसकी जो आने वाली वैल्यू है इक्वल आ सकते हैं लेकिन कभी r की वैल्यू x से छोटी हो गई ऐसा कभी नहीं होगा, यानी cos थीटा की जो वैल्यू है हमेशा -1 to 1 के बीच में होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन वो कभी 1 से ज्यादा या -1 से कम कभी नहीं हो सकती। cos की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसी कभी नहीं होती, या -2, -3, -4 ऐसे कभी नहीं होती। तो याद रखना डोमेन फॉर फंक्शन cos x इज x बिलोंग्स टू r, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ cos x इज ऑलवेज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, यानी cos x की जो वैल्यू आएगी हमेशा -1 to 1 के बीच में ही आएगी और इसका भी जो पीरियड होता है वो 2π ही होता है, क्योंकि exactly after period of 2π the values of cos x are repeated again and again in the same way and that's why period of the function is 2π। अब ग्राफ निकालते हैं, तो ग्राफ कैसे होगा देखिए, जब हम x की वैल्यू लेते हैं 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी पहला पॉइंट है जो 0,1 मिलेगा। आगे x की वैल्यू जब 60 डिग्री लेते हैं या π/3 जिसे बोलेंगे हम 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी दूसरा पॉइंट जो है π/3 1/2 आएगा। तीसरा वैल्यू हम π/2 अगर लेते हैं 90 डिग्री तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो π/2 0 आएगा। x के वैल्यू के लिए cos x क्या आएगा ये देखना है हमें। अब इसके आगे पाई के लिए जाता है 180 डिग्री के लिए, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। -60 डिग्री अगर मैं लेता हूं तो ये 1/2 ही होता है, क्योंकि हमने देखा है कि cos ऑफ 60 डिग्री और cos ऑफ -60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी ये जो पॉइंट है पाई -1 ये है -π/3 1/2 ऐसे आएगा। 60 डिग्री -60 यानी -π/3 ऐसे बोलेंगे। जब हम 270 डिग्री के लिए जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी 3π/2 0। अब ये पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो ग्राफ की पोजीशन कैसी आएगी देखो, पहला पॉइंट है 0,1 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये पहला पॉइंट आएगा यहां पर। 60 डिग्री के लिए 1/2 है, यानी 60 डिग्री यहां कहीं तो भी होगा, 1/2 यानी यहां पर, तो ये दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा। π/2 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पाई के लिए इसकी वैल्यू -1 होती है। 3π/2 के लिए 0 होती है, तो 2π के लिए फिर से 1 हो जाएगी, यानी यहां पे आएगा। तो ग्राफ जो है अब -60 के लिए ये वैल्यू यहां पर आएगी -60 डिग्री के लिए, और -π/2 के लिए 0, -π के लिए -1, 3π/2 के लिए 0, और ये फिर से इधर 1 की तरफ जाएगी। अब ये पॉइंट हम जब ज्वाइन करते हैं तो इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा।
नियर अबाउट सेम टू cos x बट पोजीशन इज चेंज। जैसे cos x sin x के जैसा, sin x का ग्राफ ओरिजिन में से पास हुआ था, यहां से ये ऐसा रोटेट हुआ, ये cos x वाला ग्राफ जो ओरिजिन में से पास नहीं होता, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर, ये 0,1 में से पास होगा ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली आफ्टर पीरियड ऑफ 2 पाई, अब यहां से यहां तक ये 4 लाइन में आप इसके ग्राफ की पोजीशन देखिए और ये 4 लाइन में इसकी पोजीशन देखिए, दोनों आपको सेम नजर आएंगे, यानी ये भी वेव टाइप ग्राफ है cos x का भी और sin x का भी, लेकिन सिर्फ फर्क कितना है, sin x का जो ग्राफ है, अब इसके साथ ही मैं sin x का ग्राफ डॉटेड लाइन से आपको निकाल के दिखाता हूं। एक बार पेन मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, देखिए ये sin x का जो ग्राफ होता है ये ऐसा जाएगा, मैं कलर चेंज करके बताता हूं। ये ग्रीन कलर में जो देख रहे हो आप, दैट इज द ग्राफ ऑफ sin x, और रेड कलर में जहां देख रहे हो आप, ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, तो ये ऐसे दो अलग अलग पोजीशन हो गए, ग्राफ ऑफ sin x और cos x। मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x। तो ये दो ग्राफ में आप थोड़ा सा चेंज देख लो, और इसके आगे के जो फंक्शंस है tan x, sec x, cosec x, cot x, इन सब के ग्राफ में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा।